जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में इरुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है पहले कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर सेट नंबर 1 को देख सकते हैं। और इरुटेरिया के द्वारा जो करंट अफेयर्स की बुक मार्केट में लाई गई है, उसमें जो है आपके कुल 16 सेट हैं, जिसमें 800 आपके करंट अफेयर्स हैं। उसको जो है मात्र और मात्र एक ही वीडियो में, मात्र 4.5 घंटे की वीडियो में उसे कराया गया है। तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दिया हूं, आप लोग उसे भी देख लें। जो लोग बिहार दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देंगे, आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर्स से आ सकते हैं, तो वे रिवीजन के लिए उस वीडियो को बनाया गया है। यानी आपके पास समय कम है और परीक्षा से पहले आप उसको एक बार अवश्य देख लें, 1-2 बार अभी देख लें और परीक्षा से 4 से 5 दिन पहले अवश्य उसको देखें, जिससे कि आपके माइंड में सेट रहे। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तथा आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे। चलिए मैं आपको पहला प्रश्न जो है आज का, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो कौन सा पेपर था? तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, पायनियर पत्रिका है। ध्यान देंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में लाया गया था, लेकिन वही लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। और उस समय जो है इसका पत्रिका पायनियर के द्वारा जो है इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, और सोम प्रकाश एक पत्रिका था, उसी को बंद करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए और ध्यान देंगे, अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा पत्रिका था जो इससे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान देंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1775 से लेकर 82 के बीच में हुई थी। और यह युद्ध जो है आपका सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुई थी। और ध्यान देंगे उस समय यानी 1782 में आपके गवर्नर जनरल होंगे वारेन हेस्टिंग्स। आंसर होगा 2 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? क्वेश्चन नंबर 3। तो उस्ताद मंसूर की बात करें तो उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के दरबार के। ठीक है, अब्बुल हसन जो है बैलगाड़ी के चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। और वही उस्ताद मंसूर की बात करें तो ये पक्षियों के चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। और जहांगीर के काल को यानी मुगल काल का जो है चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वही शाहजहाँ की बात करें तो इससे जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण काल शाहजहाँ के काल को, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपके होंगे ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य। वही द्वैतवाद की बात करें तो निम्बरकाचार्य। वही विशिष्टा द्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार्य। और वही अद्वैतवाद शंकराचार्य। ये सभी प्रश्न ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न आपके एक ना एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो लोग बिहार दारोगा की तैयारी कर रहे हैं या सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग हमसे अवश्य जुड़े रहें। और नीचे आपको यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको PDF दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दीवान ए कोही विभाग की स्थापना जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। और यह एक कृषि विभाग था। ध्यान देंगे, यह एक कृषि विभाग था। और आप लोगों को जो है ABC कॉम्पिटिटिव क्लासेज की तरफ से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के सेशन में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर जो है ज्वाइन द टेस्ट लिखकर मैसेज करेंगे, आपको टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया जाएगा। डेली आपका टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों टेस्ट होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपकी फुल्ली गारंटी के साथ PT और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अवश्य ही जुड़े, यानी कि PT और मेंस जिनको दारोगा बनना है अवश्य मैसेज करेंगे। ठीक है, ज्वाइन द टेस्ट लिख करके। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था?
तो चंदावर के युद्ध की बात करें, यह जो है 1194 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। मोहम्मद गोरी के और पृथ्वीराज के चौहान के बीच 1191 में जो है प्रथम तराइन का युद्ध और द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 में, जिसमें इसमें जो है आपका मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 1194, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था। ध्यान देंगे, लोहार वंश की संस्थापक की बात करें तो लोहार वंश का संस्थापक हो जाएंगे संग्राम राज। सही आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, यह कश्मीर के शासक थे, ठीक है, कश्मीर के लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो वह विद्वान आपका होगा तारानाथ। तारानाथ के द्वारा जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। आंसर होगा 8 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों के द्वारा कराया गया था और यह तंजौर में स्थित है, ठीक है। मान्यखेट जो है आपका राष्ट्रकूट की राजधानी थी और एलोरा में जो है आपका हिंदू, बौद्ध, जैन और तीनों का यहाँ पे जो है यानी कि सम्मिलन स्थल, यानी कि यहाँ जो है धार्मिक स्थल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 9 का आंसर आपका बी होगा तंजौर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में 2 भागों में विभाजित हुआ। यानी बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त हो गया। कोई कौन सी, तो चौथी आपकी बौद्ध संगति हुई थी कहाँ, कुंडलवन कश्मीर। उस समय शासक कौन थे, तो उस समय शासक आपके कनिष्क हो जाएंगे, अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बात करें जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो होगा घोड़ा। याद रखेंगे, तीसरे जो है आपके संस्थापक जैन धर्म के कौन थे, ऋषभदेव। और आपके जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें तीसरे आपके संभवनाथ थे। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे और उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो ये बात जो है अथर्ववेद में कहा गया है, कन्याओं की जन्म की निंदा अथर्ववेद में की जाती है, यानी कि की गई है। तो यहाँ पर आंसर 12 का डी होगा। और इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसी में आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि चीज़ों की बात है। सामवेद जो है आपका संगीत का वेद माना जाता है और यजुर्वेद जो है गद्य और पद में लिखा जाने वाला वेद। और सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। और वही त्रय की बात करें तो त्रय में आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, त्रय, ये तीनों को मिलकर त्रय का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है। तो सबसे पहले हुन आक्रमण की जानकारी जो है भीतरी स्तंभलेख। ऑप्शन आपका सही आंसर होगा 13 का ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जो है अमाजू कहा जाता था, अमाजू, ठीक है। और दूसरे के झगड़ों में जो भाग लेती थी उसे जो है कूटनी कहा जाता था, ठीक है। विषय के शासक जो रहते थे उसे विषयपति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो बात ध्यान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका बुध ग्रह पर पाया जाता है और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, साथ में शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे अधिक तापांतर जो है बुध पर ही पाया जाता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर इस पर बुध ग्रह पर होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मंगल की बात करें, इसके 2 उपग्रह है, फोबोस डिमोस, सबसे छोटा जो है आपका फोबोस है, ठीक है। और शनि जो है सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह अब बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो बात करें भूमध्य सागर की प्रकाश स्तंभ जो है आपका स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। सही आंसर जो यहाँ पर होगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इस ज्वालामुखी से जो है हमेशा गैस निकलते रहता है, जिसके इसके आसपास का भाग जो है एनी टाइम प्रकाशित रहता है। इसी कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वही बात करें एटना ज्वालामुखी जो है आपका इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में, फ्यूजियामा जापान में, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखते ही पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो आपका होगा आंसर थाईलैंड। थाईलैंड जो कि यहाँ से नदियाँ बहती हैं, बहुत, कौन सा है, बहुत। और वैसे देश जो है किसी भी उसका तट समुद्र या नदी से नहीं लगा हो, उसी को जो है स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। तो यहाँ जो है ये सीमा इसकी लगती है, ऐसी सीमा जो समुद्र को नहीं छूती है। और सबसे बड़ा बात करें कि स्थलरुद्ध देश, तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है आपका कजाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, आसवन बांध किस नदी पर अवस्थित है? बात करें आसवन बांध की, तो आसवन बांध जो है आपका नील नदी पर है स्थित है, ध्यान रखेंगे। और नील नदी का उद्गम स्थल जो है आपका विक्टोरिया झील से होता है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। वही अमेज़न की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और कांगो जो है यह एक अफ्रीकन नदी है। और सबसे अधिक जो है जल विद्युत बनाने का जो है यहाँ पे संयंत्र, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ संभावना है कांगो नदी के पास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो बात करें बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है आपका कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। और यह जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी के आसपास में स्थित है। और यहाँ जो है यह बाबा बुदन की पहाड़ियाँ आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी आपसे पूछा गया है मूसी, कोयना, दूधगंगा और जलांगी। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो मूसी आपकी कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। मूसी आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। और वही आपकी कोयना भी हो जाएगी, दूधगंगा, ये सभी जो है आपका कृष्णा की सहायक नदी है, दूधगंगा, पंचगंगा। लेकिन वही जलांगी की बात करें तो जलांगी ये पश्चिम बंगाल हुगली की सहायक नदी है। जलांगी आपकी हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून आंसर आपका ए होगा। यह जो है जून से सितंबर तक यह चलता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और सबसे अधिक वर्षा लगभग 74% के आसपास इससे वर्षा होती है। यानी संपूर्ण भारत क्षेत्र पर बात करें तो सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, वही उत्तर पूर्व मानसून से आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में जाड़ों के समय में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पड़ोसी देश जो है आपके बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन हो जाएंगे? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। 22 का आंसर जो होगा सी। वही त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से लगती है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत तथा चीन के बीच मध्य जो है मैकमोहन रेखा किस वर्ष निर्धारित किया गया था? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला में 1914 में किया गया था। वही 1896 में बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्माण किया गया था। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है डुरंड रेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, शिमला तथा मनाली के क्षेत्र हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो शिमला और मनाली की बात करें तो शिमला और मनाली जो आपके होंगे लघु हिमालय के हिस्सा हैं। सही आंसर आपका डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दीनदयाल बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात में होगा, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह आपका ये पश्चिमी तट पर कांडला का ही नाम बदलकर दीनदयाल रखा गया है। मार्मा गोवा की बात करें, गोवा में मार्मा गोवा है। नाहवा सेवा और महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू ये आपका महाराष्ट्र में है। और मंगलुरु जो है मंगलुरु भी आपका कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए कोझिकोड बंदरगाह आपका केरल में है। अलेप्पी बंदरगाह भी केरल में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है, कुल तटीय भाग की लंबाई। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर आपका डी होगा। और वही मुख्य भूमि की लंबाई पूछे, मुख्य भूमि की तटीय भूमि की लंबाई तो 6100 किलोमीटर, लेकिन मुख्य नहीं पूछा गया है, कुल पूछा गया है तो 7516.5 किलोमीटर आपका लंबाई होगा। वही बात करें स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय भाग की लंबाई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27, तो भारत का जो दलहन शोध संस्थान आपका
कानपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कानपुर। सही आंसर होगा 27 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बात करें बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बीएसएफ की स्थापना 1965, ठीक है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली। और इसके अभी कौन है? इसकी अभी जो है आपका महानिदेशक राकेश अस्थाना है। क्वेश्चन नंबर 29। पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग जो है आपका जी टांसले के द्वारा किया गया था, और इसका अध्ययन को जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, और सबसे पहले प्रयोग इसका जो है टांसले आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्न में से कौन सा है? तो भारत का आपका जो है यहाँ पर पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें, तारापुर आपका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना जो है 1972 में। कहाँ है? तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में है। वही आपका काकरापारा तारा जो है ये आपका गुजरात में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, रावतभाटा राजस्थान में है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जिनको भी यदि पीडीएफ चाहिए या बिहार दरोगा पीटी या मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। और आपको फिर से मैं नंबर बता देता हूं, इस नंबर पर ज्वाइन द टेस्ट लिखकर मैसेज करेंगे, आपको डेली बेसिस पर जो है एक ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी नए लोग हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी भी जो है 62% ऐसे लोग हैं जो कि केवल वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा चैनल को अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे तो 32 का आंसर जो होगा भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 आपका सही आंसर होगा। वही बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1986 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। वही विश्व वानिकी दिवस की बात करें, भारत में वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हुआ आपका 1980, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी FAO, इसका मुख्यालय जो है आपका रोम में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि राजनीतिक की रपटीली राह पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीतिक की रपटीली राह पुस्तक के लेखक आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। और इनकी अन्य पुस्तक जो है संसद से 3 दशक, इसके भी लेखक आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बात करें राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है 24 अप्रैल कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। वही 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है और 18 मार्च को जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम 3 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। वही मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम। वही गेहूं की बात करें, गेहूं आपका 2 रुपये प्रति किलोग्राम आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो है राष्ट्रीय आय का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आय का गठन जो है 1948-49 में जो है आपका PC महलनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। 37 का आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आपका शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, लेकिन जनसंख्या सही नहीं है। आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी? तो सामुदायिक विकास जो है आपका कार्यक्रम जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी 6 अगस्त 1952। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। तो इस प्रकार आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो विनिर्माण तथा बिजली निर्माण क्षेत्र जो है आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो सही आंसर
आपका 40 का बी होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 का आंसर आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 42 उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो ये आपका अमेरिका से, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में उनके द्वारा लिए जाने वाले शपथ की चर्चा की गई है। और उनकी वेतन भत्ते की बात करें तो दूसरी अनुसूची, और तीसरी चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, और ये जो है विशेष राज्य यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बारे में बात कही गई है, यानी उनके जनजातियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है? तो भारत की नागरिकता जो है आप 3 प्रकार से समाप्त उनकी हो सकती है, परित्याग, पर्यावसन और वंचित के द्वारा, और वही 5 प्रकार से भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो सबसे यहाँ पर आंसर होगा सबसे पहले बी 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है ये शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाएगा, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 राष्ट्रीय स्मारकों एवं वस्तुओं को संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 46 जो है तो 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में जो है आपका राष्ट्रीय स्मारकों के स्थानों एवं वस्तुओं को संरक्षण देना। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो है सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं कि वर्तमान भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्रम जो है कौन सा है? तो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 नंबर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 13वें नंबर के हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ध्यान रखेंगे, और उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र आपका अध्यक्ष को देगा। तो आंसर यहाँ पर आपका सी होगा 48 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है कि भारत में विशेष राज्य का दर्जा जो है किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो भारत में विशेष राज्य का दर्जा जो है आपका गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, और अभी तक कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है, जिसमें 90% वित्तीय सहायता आपको अनुदान होती है और 10% ऋण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि आंसर 6 वर्ष होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति सही नहीं है? तो पंचायती राज से बात करें तो यहाँ पर जो है सभी सही होंगे, लेकिन वही आपके ऑप्शन नंबर डी जो है LM सिंघवी समिति, ये आपका 1986 में आया था। बाकी सभी सही है। बलवंत राय मेहता 57, अशोक मेहता 77, GV के राव 85। इसमें जो है त्रिस्तरीय बलवंत राय, द्विस्तरीय अशोक मेहता, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो शिक्षा आपके समवर्ती सूची का विषय होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 52 का आंसर होगा सी। ठीक है। अगला है चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न में से क्या है? तो चीन की राष्ट्रीय खेल की बात करें टेबल टेनिस आपका सही आंसर होगा। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। वही जूडो की बात करें जापान, तीरंदाजी भूटान, वॉलीबॉल यानी कि बेसबॉल जो है आपका अमेरिका का है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत के द्वारा पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1928 और एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉकी में जीता गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार जो है कुल 119 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 भूषण पद्म भूषण और 102 पद्म श्री, यानी 7, 10, 102। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो किसी जीवित शरीर के भीतर उत्तक या कोशिका की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? तो पुरुष में जो है आपका
एक्स प्लस वाई होगा तो पुरुष और आपका एक्स एक्स होगा तो महिला। तो यहाँ पर आंसर पुरुष पूछा गया है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान की बात करें, प्रकाशीय ऊर्जा आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें, यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो स्तनपायी की बात करें तो शार्क यहाँ पर स्तनपायी, चमगादड़, चूहा, ये सभी स्तनपायी हैं, लेकिन वही आपके शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में जो है कुल 4 निलय, 2 पार्श्व निलय जो दाएं और बाएं गोलार्ध में होती है, और तृतीय निलय अग्र मस्तिष्क, और चतुर्थ जो है आपका नीले पश्च मस्तिष्क। यानी इस प्रकार जो है मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो मानव मूत्र के असामान्य घटक की बात करें, एल्बुमिन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एल्बुमिन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग की बात करें, ये आपकी यकृत हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 1.5 ओम प्रतिरोध वाले 150 वोल्ट में परिपथ पर लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा कुल खर्च राशि, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा 15,000 वाट, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 कि पानी के बूंदे पृष्ठीय तल पर न चिपकने का क्या कारण है? तो नहीं क्यों चिपकेगा? तो आसंजक के बल के कारण नहीं चिपकता है, तो 65 का आंसर सी होगा। तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितना होता है? पृथ्वी के लगभग 24 घंटा। तुल्यकालिक उपग्रह का भी जो है परिक्रमण अवधि 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम को जो है चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्त काल जो है बढ़ जाएगा, आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक्स किरणों किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरण जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या बताएं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी अनंत। ठीक है, दोनों को समांतर पर रखा जाए तो दोनों के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 70 कि वर्णांतता निम्नलिखित में से किस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, वर्णांतता जो है ये जन्मजात रोग है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से जो कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो निष्क्रिय गैस की उदाहरण की बात करें तो जहां पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसका सही आंसर जो होगा कौन सा निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, आर्गन जो है आपका अक्रिय गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, आतिशबाजी में हरा रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है आपका बेरियम, किसी कारण से? बेरियम के कारण दिखाई देता है क्वेश्चन, और वही स्ट्रांसियम के कारण लाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो विलयन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर होगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है 74, एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? बात करें एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम को शुद्ध करने की विधि को जो है विद्युत अपघटन कहा जाता है, आंसर आपका 74 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण को लाइकेन के द्वारा 75 का आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करेंगे, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो है इस पुस्तक के लेखक होंगे आरपी गुप्ता, 76 का सही आंसर ए होगा। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नॉलेज नामक मिशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ओलंपिक में टिकट पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तलवारबाज कौन है? तो ओलंपिक में टिकट पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी होंगी, इसको ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो केंद्रीकृत पहला रेलवे एसी टर्मिनल जो है आपका बंगलुरु। सही आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो नाव पुस्तकालय जो है आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल में खोली जाएगी। आंसर आपका 80 का बी होगा। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो वो आपका राष्ट्र जो होगा स्विट्जरलैंड सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो डस्टलिक 2 जो है आपका स्विट्जरलैंड, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसी बीच? भारत और उज्बेकिस्तान। 82 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सहतूत बांध जो है किस देश में है? तो अफगानिस्तान आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कि 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो भारत का वो लघु फिल्म कौन सा होगा? बिट्टू आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य को बीपीसीएल प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का आपका जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये बीपीसीएल जो है कहाँ स्थापित करेगा? केरल में। 85 का आंसर जो है सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक जो है आपके अरुण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर 86 का अजय माथुर जी को नियुक्त किया गया है। आपका किसको? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक, और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। आप लोग ध्यान देंगे। आपको फिर से बताया जाता है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डेली आपके लिए टेस्ट लाया जा रहा है, तो आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और टेस्ट को शेयर जरूर करें। और आप लोग पीडीएफ यानी कि टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो सबसे अधिक सैन्य क्षमता जो होगा आपका अभी भी अमेरिका के पास है। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी दी है? तो MOU की मंजूरी जो है किसके साथ मिला है? कजाकिस्तान। आंसर 88 का बी होगा। अगला प्रश्न है, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिसका थीम क्या था? यानी हुनर हाट आपका 2021 का जो है कहाँ मन गया? लखनऊ में, और उसका थीम बताना है। तो उसका थीम था वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? 30वां सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये आपके किसको दिया गया है? तो ये आपके होंगे शरण कुमार लिम्बाले जो को जो है 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब हुई? तो कोविड-19 के टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य जो है आपका ब्रिटेन नहीं होगा। सही आंसर होगा 92 के डी। ये जो है आपका जून 2021 में G20 की मेजबानी करेगा। ध्यान रखेंगे। फिर से प्रश्न जो है आपका कोई और पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 का मेजबानी करेगा? तो G7 2021 का मेजबानी जो है ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी की गई है? तो ई ज्ञान मित्र ऐप जो है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पर 93 का बात करें तो दादरा एवं नगर हवेली सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत में 2021 में भारत का स्थान 10वां हो चुका है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर जो है सी आपका सही होगा 10वां। क्वेश्चन नंबर 95, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो भारत में नए स्कूल जो है 100 और नए स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं के योग की बात करें, आप योग करेंगे 732। जहां आपको मैथ में डाउट लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके लिए अलग एक मैथ का वीडियो बना दिया जाएगा, वहां से आप लोग मैथ समझ सकते हैं। 97 का यहाँ पर बात करें, एक विद्यार्थी एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से वह गुना उस संख्या को 3 से भाग कर दिया, इस प्रकार उसका सही उत्तर 72 कम प्राप्त हुआ, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो वो संख्या आपका 36 सही आंसर होगा। 97 का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 97 का आंसर डी होगा 27। ध्यान रखेंगे वो शब्द आपका जो है 27 वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यानी संख्या आपका 27 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे दिया गया है कि एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 400 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 का जो है आपका सही आंसर 8वां होगा। ठीक है, आप लोग इसको प्रश्न को बढ़िया से पढ़ें और पढ़कर जहाँ समय आपको चाहिए वहाँ वीडियो को पॉज करके रोक कर और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 100, 132 मीटर तथा 148 मीटर दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। तो यानी समय बराबर पूछा गया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, कुल दूरी और चाल निकालेंगे तो आपका समय जो होगा 14 सेकेंड आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे और हमारे आप लोग ऑनलाइन सेशन से अवश्य जुड़े। वीडियो यानी कि आप लोग जो है दरोगा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज्वाइन द टेस्ट लिखकर मैसेज कर सकते हैं, आपको डेली आपको 3 सेट से प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।